हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जिन्होंने हमारा चैनल पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हम लेकर आए हैं ग्रुप डी में ऊर्जाओं से रिलेटेड क्वेश्चन को, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो है कि पिछले कई वर्षों से ऐसा पूछा गया है इस क्वेश्चनों को। उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे हम एक एक करके। तो एक पहला क्वेश्चन है, ये था, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप में गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। यानी कि कोई वायु प्रतिरोध को अगर नगण्य मानते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है वो क्या होगा। तो देखिए, इसका जो योग होगा वो स्थिर रहेगा, मतलब एक हिसाब से कुछ भी उसमें जो है ऊर्जा नहीं होगी, स्थिर रहेगी। अगला है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। अगर कोई रबर टाइप का जो चीज़ें हैं, अगर उसको हम लोग खींचते हैं तो खींच के रखने के बाद जो ऊर्जा निहित होती है, संचरित होती है, उसे क्या ऊर्जा कहते हैं। तो वह ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। रुकी हुई ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा, जो रुकी हुई ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला है, डैश डैश के कणों को गतिज ऊर्जा का अधिकतम होती है। कौन से जो कण हैं, मतलब जो है अधिक ऊर्जा होती है उसमें। तो गैस के कणों में जो है गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अगर कोई गैस है वो तेज़ी से कहीं भी इधर उधर घूमने को लगता है तो जो गैस की जो कण होती है वो गतिज ऊर्जा उसमें अधिक होती है। देखिए, सभी कणों में ऊर्जा होती है, लेकिन ऊर्जा पदार्थ के नमूने के तापमान के आधार पर भिन्न होती है। यह बदले में यह निर्धारित करती है कि पदार्थ ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में मौजूद है या नहीं। ठोस चरण में अणु में ऊर्जा बहुत कम मात्रा में होती है, जबकि गैस के कणों में ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी कि अगर बात करेंगे, अगर सबसे अणु में जो कम ऊर्जा की बात करेंगे तो वह ठोस में होगा, और गैस के कणों में ऊर्जा सबसे अधिक होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा जो अधिक होगी वो हमारे गैस में होगी। ठीक है। अगला है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल लेता है। तो देखिए, कोई स्प्रिंग है जिसको हम खींच के रखे हैं, फिर वो स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे अभी रबड़ को खींच के रखे थे तो उसमें स्थितिज ऊर्जा थी। अब उसको अचानक से छोड़ देंगे तो हम उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी, तो वो है गतिज ऊर्जा। ये उसमें क्या हो जाएगा, गति में परिवर्तित हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि हो जाती है। अगर कोई वस्तु है तो अगर कोई स्थितिज ऊर्जा है तो उसमें किसके कारण वो वृद्धि होगी। तो जो उसकी वेग है वो ऊंचाई के साथ में क्या है, उसकी वृद्धि हो जाती है स्थितिज ऊर्जा में। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा उसकी स्थितिज ऊर्जा वैसे ही उसकी वृद्धि होती चली जाएगी। अगला है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए, जो बांध का पानी जो संग्रहित होता है, कहीं भी डैम बना होता है, डैम जैसे यहाँ, और इधर पानी पूरा भरा पड़ा है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है, यहाँ जो पानी है उसमें जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, वो होती है स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि ये रुकी हुई है, ये पानी जो है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। विद्युत संयंत्र में उत्पन्न ऊर्जा बांध के पीछे जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाती है। यह जल विद्युत शक्ति को जब तब संग्रहित करके घरों में वितरित किया जाता है जहां यह टीवी देखने, कंप्यूटर पर खेलने, खाना बनाने इत्यादि में काम किया जाता है। यानी कि देखिए, जो बांध का पानी है उसको स्थितिज ऊर्जा में करके क्या करते हैं, नीचे टरबाइन वगैरह लगाकर उसको गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करके जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और हमारे घरों तक बिजली आती है। अगला है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। कोई गतिशील वस्तु है, उस वो अगर गतिशील है तो वो क्या प्राप्त करेगी, तो वो क्या करेगी, गतिज ऊर्जा को प्राप्त करेगी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनमें से जो ऊर्जा जो हमेशा धनात्मक होती है वो गतिज ऊर्जा जो है हमेशा धनात्मक होती है। और ऋणात्मक की बात करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा जो है ऋणात्मक होगी। अगला है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो ऊर्जा की जो इकाई है वो होती है हमारा किलोवाट और घंटा, इसकी इकाई होती है। यानी कि इसकी यूनिट जो होती है किलोवाट घंटा होती है। किलोवाट घंटा यानी कि KWH इसका ऊर्जा का इकाई होता है। विद्युत ऊर्जा को व्यावसायिक रूप से KWH में मापा जाता है। जैसे कि 1 किलोवाट घंटा इतनी ऊर्जा हो
हो जो कि 100 वाट के बल्ब के द्वारा 10 घंटों में खर्च होगा, या जो कि 1000 वाट का मोटर 1 घंटे में इस्तेमाल करेगा। इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किलोवाट घंटा क्या है। यानी कि 1000 वाट का मोटर है तो 1 घंटे चलेगी, या फिर 100 वाट का जो बल्ब है वो 10 घंटे चलेगी। अगला है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में मतलब जो संपीड़ित हुई है तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा ही होगी। जैसे हम खींच के रख रहे हैं तो भी स्थितिज ऊर्जा होगी, और अगर संपीड़ित है तो भी स्थितिज ऊर्जा होगी। देखिए, एक स्प्रिंग को पूर्णतः संपीड़ित करने के बाद एक अम्ल में रख देने पर स्प्रिंग घुल जाती है। स्थितिज ऊर्जा अम्ल की आंतरिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिसे अम्ल का ताप बाद में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। यानी कि कोई वस्तु है उसमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि कब होगी, तो जब कोई वस्तु गतिमान है तभी उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि वस्तु के वेग एवं गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। यानी देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है ग्रुप डी के कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो ये धनात्मक होगा। देखिए, इस स्थिति में बल एक विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं। यदि वस्तु के वेग एवं गतिज ऊर्जा में कमी होती है तब बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। इस स्थिति में बल एवं विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं। अगला है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। कोई भी वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी, तो उसके द्रव्यमान और वेग पर ही निर्भर करती है गतिज ऊर्जा। किसी पिंड की वह आंतरिक ऊर्जा जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण होती है, इसका मान उस पिंड को विराम अवस्था से उस वेग तक त्वरित करने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी कि देखिए, अगर कोई पिंड है विराम अवस्था में है और उसका वेग में त्वरित करने में जो किया गया कार्य है वो या तो रेखीय वेग या कोणीय वेग अथवा दोनों के कारण जो होती है गतिज ऊर्जा, उसके बराबर होगी। अगला है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो देखिए, कोई जल विद्युत में विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित होती है तो पहले कौन सी ऊर्जा में रहती है, तो ये जो रहती है ये गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे पावर हाउस, जल की शक्ति टरबाइनों को गोल गोल घुमाती है। जब जल टरबाइनों में आता है तो जो टरबाइन है वो गोल गोल घूमते हैं। इस निरंतर गति से एक बल उत्पन्न होता है जिससे विद्युत शक्ति का निर्माण किया जाता है। विद्युत संयंत्र में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा बांध के पीछे के जल को स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो बांध के पीछे जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। मैं अभी को बताया तभी, ये जो बांध के पीछे जो जल में जो ऊर्जा होती है ये स्थितिज ऊर्जा होती है। और ये जब नीचे टरबाइन, यहाँ टरबाइन लगा होगा और इस पर जब आती है तो ये क्या हो जाती है, ये गतिज ऊर्जा हो जाती है। और फिर यहाँ जो टरबाइन है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका जो उत्तर है, एक पेंडुलम का झूलना। अगर कोई घड़ी है पेंडुलम टाइप का, एक बार इधर घूमती है, देखिए यहाँ पर एक पेंडुलम टाइप है, एक बार इधर गई एक बार इधर गई, तो जो स्थितिज ऊर्जा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि चुपचाप है, यहाँ पे रुका हुआ है। अब इसमें हम लोग गति करा देंगे तो ये क्या करेगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, ऐसे हिलता डुलता रहेगा। यानी कि एक पेंडुलम का झूलना क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कहलाएगा। अगला है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए, कोई भी वस्तु है उसका जो संवेग है अगर 3 गुना कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तित होगी ये मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। अगर कोई मान है, मान लीजिए 3 है ना, ठीक है, उसका संवेग 3 है, उसका 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 गुना के बराबर हो जाएगा, उसके मूल मान के 9 गुना के बराबर हो जाएगा। अगला है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। अगर कोई हथौड़ा है, अगर उसको हम ऊपर उठाते हैं तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। अगला है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर जो है कि न तो इसे बनाया जा सकता है और न ही इसके नष्ट किया जा सकता है, वो है ऊर्जा। ठीक है। अगला है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है 1/2 mv² यानी कि
1/2 mv² के बराबर होती है गतिज ऊर्जा। देखिए, गति के ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मान किसी वस्तु को उसके विराम अवस्था से वेग त्वरित करने में किया गए कार्य के बराबर होता है। जैसे ही वस्तु त्वरित होती है उसको उसकी ऊर्जा मिल जाती है, और यह गतिज ऊर्जा तब तक बराबर रहता है जब तक वस्तु को रफ्तार नहीं मिलती। यानी कि कोई वस्तु है, उसको हम लोग गति देते हैं। एक मान लीजिए कोई कार है या बाइक है या कुछ भी है, अगर हम 50 की स्पीड में चला रहे हैं, जब तक हम उसको एक्सीलरेट नहीं करेंगे तब तक उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तित नहीं होगा। वो उसका बराबर एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है तो उतना ही में चलेगा। जब एक्सीलरेट करेंगे तभी बढ़ेगा वो। अगला है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा में किसमें परिवर्तित होता है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई बंदूक है उसमें से जो गोली निकलेगी वो स्थिति है, और जब निकलने के बाद क्या हो जाएगी, वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। अगला है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो देखिए, जो स्थिति या आकृति में कोई परिवर्तन होता है किसी वस्तु में, तो उसको जो है हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अगला है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और साथ साथ स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो यांत्रिक ऊर्जा है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है। अगला है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है। देखिए, कोई भी धनुष से अगर उस पर तीर अगर हम लोग जो है खींचते हैं तो उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है, ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि वो गति होने के लिए रेडी हो गया है। अब क्या करते हैं, तीर कमान है, जैसे ही हम तीर को छोड़ते हैं वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला है, गिरते हुए नारियल में होती है। अगर कोई नारियल नीचे गिर रहा है तो क्या होता है, उसमें गतिज ऊर्जा होगी। सीधी सी बात, वो गति है, गिर रही है तो गतिज ऊर्जा होगी। अगला है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। देखिए, कोई भी पहाड़ है, अगर उसमें से कोई भी जो पिंड है गिर रहा है, पत्थर वगैरह गिर रहे हैं, तो उसमें जो होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। देखिए, पहाड़ में वो तो रुका हुआ है, फिर अचानक से उससे गिर जाना वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए अगर कोई पिंड है पहाड़ से गिर रही है उसमें तो दोनों होगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। अगला है, यांत्रिक ऊर्जा, और अगर माइनस कर देंगे हम लोग गतिज ऊर्जा उसमें, तो क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा वो स्थितिज ऊर्जा होगा। मैं आपको बताया था अभी, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे जो पूछा है आपको, क्या पूछा है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि जो इधर यांत्रिक ऊर्जा था और जो गतिज ऊर्जा है, यानी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इस साइड आया तो इसको माइनस हो गया, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।